नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग 3। 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की 3 बड़ी खबरों से करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में मंथन लगातार जारी है। आज कांग्रेस की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जहां मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। इस कार्यशाला में सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा जीत का मंत्र देंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आईपीएल से पहले खेल विभाग और आरसीए के बीच विवाद का खेल जारी है। खेल विभाग ने आरसीए को नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही 2019 में हुए एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक के आरोपियों को कोर्ट ने 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। अब एसओजी आरोपियों से पूछताछ करेगी और पेपर लीक के पूरे कनेक्शन का भांडाफोड़ करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। बात आज सबसे पहले कांग्रेस के इसी महामंथन की। बिरला सभागार में कांग्रेस की कार्यशाला जारी है। कार्यशाला का आयोजन बिरला सभागार में किया गया है, जिसमें कांग्रेस प्रभारी रंधावा, सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं और पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में करीब 2500 नेताओं को बुलाया गया है, जिनमें मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की कार्यशाला से जुड़ी बड़ी खबर। पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान। कहा, सभागार में बैठा एक एक कार्यकर्ता धुआं निकालने की ताकत रखता है। सचिन पायलट ने बयान दिया था। अब डोटासरा कह रहे हैं कि सभागार में बैठा एक एक कार्यकर्ता धुआं निकालने की ताकत रखता है। ये सब लोग बीजेपी का धुआं निकाल सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यशाला में ये बड़ा बयान दिया है। बड़ी खबर। कांग्रेस की कार्यशाला और कार्यशाला से जुड़ी बड़ी खबर। गोविंद सिंह डोटासरा का एक बार फिर बड़ा बयान। गोविंद सिंह डोटासरा ने कल भी जब दिनेश मीणा पहुंचे थे तो उनसे कहा था मानेसर रिटर्न्स, मानेसर को लेकर उनसे बात कही, मानेसर से आए हैं। इसके बाद दिनेश मीणा ने उन्हें दो टूक जवाब दिया था। आज फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने यह बयान दिया है। दिनेश डांगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, इससे पहले भी हमने देखा गोविंद सिंह डोटासरा ने दिनेश मीणा से किस तरह की बात की थी। कहा था उन्होंने मानेसर रिटर्न, और आज फिर से। जी बिल्कुल, पिछले दिनों सचिन पायलट ने ये खेतड़ी में कहा था कि जो भी मैं मुद्दा उठाता हूँ या बोलता हूँ तो धुआं निकलता है। उसी के काउंटर में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बिरला सभागार के अंदर जो कार्यकर्ता और पार्टी नेता मौजूद है, ये भी धुआं उठाने में माहिर है, लेकिन ये बीजेपी का धुआं निकालते हैं। तो इसे एक तरह से पलटवार माना जा रहा है उस बयान का कि हमारे नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो बीजेपी का धुआं निकालने में सक्षम है। तो जिस तरह की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में और जिस तरह कटाक्ष किए जा रहे हैं, तंज यहाँ पर कसे जा रहे हैं, बयानबाजी जो हो रही है, वो कह सकते हैं कि शुभ संकेत यहाँ पर नहीं है। और सचिन पायलट को लेकर लगातार जो है बयानबाजी जारी है जब से उन्होंने अनशन किया है। लेकिन आज कार्यशाला में गोविंद सिंह डोटासरा ने ये बड़ी बात कही कि हमारा एक एक नेता और कार्यकर्ता धुआं निकालने में माहिर है। तो ये पायलट के जो बयान है उसका काउंटर यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन दिनेश, कल भी जब जब इससे पहले दिनेश मीणा पहुंचे थे तो उन्होंने रंधावा से शिकायत की। रंधावा उन्हें अलग से लेके गए मीटिंग के लिए। एक तरफ इन विधायकों से मान मनोवल की जाती है, उन्हें समझाया जाता है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा लगातार इस तरह का बयान देते हैं। क्या ये भी एक सोची समझी एक रणनीति के तहत ही किया जा रहा है कि भाई सचिन पायलट खेमे को बताया जाए कि आप किस लेवल पर हो? जी देखिए, विचित्र सी स्थिति है। एक और तो पार्टी को मजबूत करने की बातें आ रही है चुनाव से पहले, और उसके बाद इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं, इस तरह के कटाक्ष किए जा रहे हैं। हालांकि बंद कमरे की बातचीत है, हरिचंद मीणा ने हाथों हाथ अपना इख्तियार भी कर दिया। उनको जो कहना था वो उन्होंने अंदर कह भी दिया, लेकिन लगातार ये बयानबाजी जारी है। अब कार्यशाला में धुआं निकलने वाली जैसी बयानबाजी हुई है तो जाहिर सी बात है, सचिन पायलट ने बोला था, कल मीडिया में भी हेडलाइंस बनी थी, तो आज
कहीं न कहीं मन में उसको लेकर मलाल था, इसलिए उसका एक काउंटर किया गया कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी धुआं निकाल सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी का धुआं निकालते हैं। तो एक इस तंज को समझ सकते हैं कि जिस तरह अनशन किया और उसके बाद पार्टी के निशाने। फिर मैं आपसे वही सवाल करूंगा दिनेश, जो मीणा साहब ने पूछा था रंधावा से, किस तरह से आप कैसे इन दो एसेट को एक साथ लेकर आएंगे, इस तरह से, इस तरह के बयानों से कैसे आप एक जाजम पर लेकर आएंगे, इस तरह के बयानों से कैसे 2030 का किला फतेह किया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शुभ संकेत यहाँ पर नहीं है। तो पार्टी को यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी सत्ता में वापसी हो सकती है। अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रहेगी, कटाक्ष और तंज जारी रहेंगे, तो इससे नुकसान होना यहाँ पर तय है। लेकिन रंधावा ने कहा है, फिर उन्होंने पायलट पर निशाना साध दिया है कि उनको विधानसभा में अपनी बात रखनी थी, बाहर उन्होंने अपनी बात क्यों रखी, और मैं अपने पुराने स्टैंड पर कायम हूँ। जो उन्होंने कहा था कि उनका अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि होगी, तो ये पार्टी ने क्या स्टैंड यहाँ पर तय किया, इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं। हाईकमान प्रतिनिधि ने एक बार फिर पुराने स्टैंड का ये बहाने तंज कसा है यहाँ पर सचिन पायलट पर भी। आज तो कह सकते हैं कि लगता नहीं कि चुनाव से पहले अब पायलट और पार्टी के अंदर कोई पेचअप यहाँ पर हो सकता है, जिस तरह हाईकमान के। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी आरसी विवाद को लेकर अशोक चांदना की। आरसी का विवाद हुआ, एक जगह अलग से वीआईपी लोगों के लिए एक जगह बनाई जा रही थी, अस्थाई जगह बनाई जा रही थी, उसको लेकर अशोक चांदना ने इसको कहा कि नियमों के विरुद्ध है। फिर उसके बाद वैभव गहलोत का बयान आया, उन्होंने कहा हर काम नियमों के साथ हो रहा है। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्थगित हो गई है। 2019 में वो एमओयू के उल्लंघन का आरोप लगाया था। खेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अशोक चांदना की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई है। आरसी विवाद पर अपना पक्ष रखना चाह रहे थे वो। खेल विभाग ने आरसी को नोटिस भी जारी कर दिया था, लिखा था कि 2019 में हुए एमओयू का ये उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बाद वैभव गहलोत ने जवाब दिया, कहा किसी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा, हर काम नियम के अनुसार किए जा रहे हैं। लेकिन अशोक चांदना ने कहा कि नहीं, ये नियमों का उल्लंघन है और इस पर अपना पक्ष वो रखना चाह रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन फिलहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया। खेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित। आरसी विवाद पर अशोक चांदना अपना पक्ष रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। अब कारण क्या रहे इसके पीछे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वैभव गहलोत ने भी इसका जवाब अशोक चांदना को, खेल मंत्री को दे दिया था। सतवीर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतवीर, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित, कारण क्या रहे? जी बिल्कुल, पहले ही सुबह से जिस तरह से जो तनाव की स्थिति चल रही थी आरसीए और जो क्रीड़ा परिषद की ओर से खेल मंत्री जो अशोक चांदना है, उन्होंने आरोप लगाया था और आपत्ति जताई थी कि जिस तरीके से आईपीएल का जो मैच हो रहा है उसमें जो एमओयू हुआ था उसके अलग जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर किया गया है, उसको उन्होंने नाराजगी जताई थी। उसी को लेकर उन्होंने जो अधिकारियों की जो मीटिंग है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने टाइम दिया था कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अपने कार्यालय एसएमएस स्टेडियम में यहाँ पर करेंगे। उससे पहले उन्होंने अधिकारियों से यहाँ पर मीटिंग भी ली, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर और जो अतिक्रमण हुआ उस पर चर्चा भी यहाँ पर की थी। उसी को लेकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने यहाँ पर रखी थी। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय हुआ उसके बाद में उन्होंने ये मैसेज दिलवाया कि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कारणों का अभी तक पता नहीं कर पाया है कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित क्यों किया और नहीं अभी कोई नया जो टाइम है उन्होंने अभी दिया है। लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके से सुबह जो तकरार हुई थी, जिस तरीके से उन्होंने बाउंसर को हटाया था यहाँ से गेट से और उसके बाद में जो क्रीड़ा परिषद के जो कर्मचारी अधिकारी थे उनको नहीं जाने से जो बाउंसर को फटकार यहाँ पर लगाई थी, उसके बाद में विवाद यहाँ पर बढ़ा था, थोड़ी तकरार यहाँ पर बढ़ी थी। लेकिन फिलहाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम दे रखा था उसके बाद में उन्होंने अभी स्थगित कर दिया है और जवाब दीजिए सतवीर, अभी तक ये नहीं बताया है कि आगे कौन सा आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सतवीर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? सतवीर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हेलो सतवीर आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी 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 जी। सतवीर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आरोप खेल मंत्री ने सीधा आरसीए पर लगाया, आरसीए की कार्यशैली पर सवाल उठाया, यानी वैभव गहलोत की कार्यशैली पर सवाल उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित ही हुई है ना?
या निरस्त हो गई है? नहीं, बिल्कुल अभी बिल्कुल स्थगित यहाँ पर कर दी गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जिस तरीके से क्योंकि जो विवाद था, उन्होंने जो सुबह से जो विवाद चला था, किसी तरह का कोई फोन कॉल तो नहीं आया ना अशोक चांदना के पास? सतवीर, हेलो सतवीर, किसी तरह का कोई फोन कॉल तो नहीं आया ना अशोक चांदना के पास, जिसके बाद स्थगित करनी पड़ी और आगे कहीं हम देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल ही करनी पड़े? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप बिल्कुल सामने है, क्योंकि उन्होंने मामले को लेकर जो अपनी जो आपत्ति है वो जताई थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो प्रेशर है उनके ऊपर बनाया होगा, जिसके बाद में उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस है वो इसे स्थगित यहाँ पर किया है। क्योंकि उन्होंने पहले आपत्ति जताई थी और उसके बाद में नाराजगी भी अपनी जताई थी और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समय दिया था। इसमें माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ जो बात है वो नेतृत्व की ओर से उनसे की गई होगी और उसके बाद में उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे स्थगित किया है। लेकिन ये राजनेताओं की नाराजगी है सतवीर, समय के साथ काफुर भी जल्दी हो जाती है। ऐसा ही कुछ होने वाला है इस मामले में, या अशोक चांदना का रुख क्या कहता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वो, इस मामले को बनाए रखेंगे? ये विवाद सुलझता नजर आ रहा है या अभी और इसमें पेंच बाकी है? जी देखिए, जिस तरीके से जो पहले जब उनसे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने अपनी जो नाराजगी जताई थी और काफी वो एग्रेसिव यहाँ पर नजर आ रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित किया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनसे कोई बात हुई है इस मामले के अंदर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित करने के लिए हो सकता है उनको बताया भी गया होगा, उसके बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया है। ठीक है, शुक्रिया सतवीर तमाम जानकारी के लिए। तो विवाद का खेल कहा, अशोक चांदना ने 2019 के एमओयू का उल्लंघन का आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, लेकिन अचानक से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिलहाल जो हमारे पास खबर आई है उसके अनुसार स्थगित किया गया है। और बात अब पेपर लीक मामले की, जिसमें रोज एक नया खुलासा हो रहा है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट ने अब 29 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया है। इसके साथ ही एसओजी को सुरेश ढाका की तलाश है। इसके लिए एसओजी की टीम चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर समेत कई जगहों पर दबिश दे रही है। आपको बता दें कि सुरेश ढाका 1 लाख का इनामी है, जिसकी एसओजी तलाश कर रही है। वहीं एसओजी के एडीजी अशोक राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ था। फिलहाल एसओजी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था दिसंबर में, जैसे ये पेपर लीक हुआ और उसको जब हमने देखा कि ये किस प्रकार से ये लीक हो सकता है, क्योंकि हमने इतने समय में परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को और दुरुस्त किया, संग्रहण केंद्र थे वहाँ की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया। अब जो ये प्रश्न पत्र इस बार जो लीक हुआ वो निश्चित तौर पे न तो परीक्षा केंद्र से लीक हुआ था और न ही किसी अन्य प्रकार से जिसमें किसी प्रश्न पत्र की कॉपी ली गई। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण को लेकर आज एसओजी मुख्यालय में एडीजी एटीएस एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जब ये पेपर लीक हुआ था तभी एसओजी को ये इनपुट मिले थे कि ये पेपर किसी सेंटर से नहीं बल्कि आरपीएससी के अजमेर कार्यालय से लीक हुआ है। जिसके बाद एसओजी ने इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई करना शुरू किया। जो लिंक उनके हाथ में आए उसको कड़ी से कड़ी जोड़कर जब इसके अंदर कार्रवाई की गई तो ये बात सामने आई कि जो आरपीएससी के एक सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, वो इस पूरे पेपर लीक के अंदर अहम जो रोल है उन्होंने निभाया है। दरअसल जो बाबूलाल कटारा है उनको पेपर सेट करने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने वहीं से बड़ा खेल किया और शेर सिंह उनके संपर्क में आया, जिसके बाद उन्होंने 60 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया और शेर सिंह को पेपर जो ये पेपर जिस तारीख को होना था उससे 15 दिन पहले ही उपलब्ध करवा दिया। बताया जा रहा है कि जो 60 लाख रुपए की राशि है वो शेर सिंह ने 2 किस्तों में बाबूलाल तक पहुंचाई थी और बाबूलाल के घर से पेपर लेने के बाद जो शेर सिंह है वो सड़क रास्ते से जयपुर पहुंचा और जयपुर के शास्त्री नगर में एक प्रिंटर की दुकान पर जाकर उसने उस पेपर को टाइप करवाया और उसकी कॉपियां निकलवाई और वो कॉपियां जो है वो फिर आगे जो अन्य जो अभ्यर्थी थे उन तक पहुंचाई गई। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और एडीजी अशोक राठौड़ का कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में कुछ अन्य खुलासे भी होंगे और जो एक मास्टरमाइंड है ढाका जो अभी फरार चल रहा है वो भी जल्द एसओजी की गिरफ्त में होगा। कैमरा पर्सन जमाल के साथ विनय पंत, सच बेधड़क, जयपुर।
चलिए, तो इस पूरे मामले पर अब जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी धीरज रावल और विनय पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरज, रिमांड पर लिया गया, पेशी भी हुई है, लेकिन एसओजी की जांच पहुंची कहां तक? अब एक के बाद एक रोज नया खुलासा हो रहा है। आज पेशी के दौरान क्या कुछ रहा? रिमांड भी हुआ इन लोगों का, रिमांड पर भी लिया गया है इन आरोपियों को? जी बिल्कुल, आरपीएससी मामले के अंदर आज तीनों ही आरोपियों को उदयपुर कोर्ट के अंदर पेश किया गया। उस दरमियान आरपीएससी के जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, वही उनका भांजा विवेक कटारा और उनके ड्राइवर, तीनों को एसओजी की टीम जयपुर से लेकर के उदयपुर पहुंची थी, जहां सुरक्षा की बंदोबस्त के बीच उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जहां पर एसओजी की टीम ने 10 दिन का उनसे मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगा गया और रिमांड मांगने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश किए गए 29 अप्रैल तक इनको रिमांड की अवधि पर भेजा गया है। इस दरमियान काफी खुलासे होने की संभावना साफ तौर पर नजर आई है, क्योंकि हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि लंबे समय से एक के बाद इस पूरे मामले में एक के बाद एक कड़ी खुलती हुई नजर आ रही है। उसके अंदर सबसे बड़ी कड़ी कल खुलकर सामने ये कि आरपीएससी के जो सदस्य बाबूलाल कटारा, उनकी भी मिलीभगत करी गई नजर आई और जो उनको गिरफ्तार किया गया है। अब गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई अहम सुराग और भी खुलने के साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हाँ, जयपुर से लेकर उदयपुर आई, अब रिमांड मांगा है। आप बता रहे हैं करीब 10 दिन का रिमांड मांगा गया है, लेकिन आपकी बातचीत हुई, कितने और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है अभी? जी, जब उन्हें पीछे रिमांड पर लेने के बाद उन्हें बाहर लेकर आया गया था, जब मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछा, हमारी टीम ने भी उनसे पूछा, तो उन्होंने नो कमेंट्स कहते हुए किसी भी प्रकार की बातचीत करने के लिए बाबूलाल कटारा ने मना कर दिया। इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं खुलासा होगा और खुलासे के बाद कई अहम जो नाम है वो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि देखा जा रहा था कि कई लोग ऐसे जो इसके अंदर शामिल थे, लेकिन सबसे बड़ी अहम कड़ी जो है वो अब एसओजी के हाथ लगी है कि कहीं ना कहीं आरपीएससी के जो सदस्य है उनकी अंदर मिलीभगत देखने के बाद कहीं ना कहीं और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, जयपुर से विनय पंत भी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय पंत, कड़ियां एक के साथ एक जुड़ती जा रही है, अब तो आरपीएससी के सदस्य ही निकल कर सामने आ रहे हैं। और कितने चेहरे और कितने ऐसे चेहरे जिन पर से नकाब हटना बाकी है? कितना बड़ा खुलासा भी और इनको रिमांड पर लेने के बाद हो सकता है? जी सुमित, देखिए, जिस तरह से आरपीसी के एक सदस्य को इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और आज जिस तरह से एडीजी एसओजी अशोक राठौड़ ने प्रेस वार्ता की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि जो एक संस्था, सरकारी संस्था जो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रही थी, उसी एक जिले में से ये पेपर जो है वो लीक हुआ। उसका ही एक सदस्य जिसको पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसने इस पेपर को लीक किया और पेपर से 15 दिन पहले शेर सिंह को ये पेपर 60 लाख रुपए में बेच दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, शेर सिंह ने जो ये पेपर 60 लाख रुपए में खरीदा था, उसे उसने आगे 1 लाख रुपए में ढाका को बेचा था। फिलहाल ढाका अभी इस पूरे प्रकरण में फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में आज भी चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में एसओजी की टीम सुबह से दबिश दे रही है। ये ढाका, इसके बारे में साफ कीजिए, ढाका वही है जिसके कोचिंग सेंटर्स थे? विनय जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सुरेश ढाका है, ये वही है जिसके कई कोचिंग सेंटर थे। कोचिंग सेंटर, हालांकि इसके जो कोचिंग सेंटर है उनको जरूर कार्रवाई करते हुए नेस्त नाबूद कर दिया गया, लेकिन ढाका अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, जिसके चलते उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा रखा गया है। और अभी ये जो जिस तरह से बाबूलाल जो आरपीएससी सदस्य उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनसे कुछ इनपुट ऐसे एसओजी को मिले थे, जिसके बाद आज चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर में लगातार जो सर्च की कार्रवाई है वो की जा रही है ढाका को लेकर। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीजी जो एसओजी अशोक राठौड़ है, उन्होंने ये बात भी साफ कही है कि इस पूरे प्रकरण में 7 से 8 लाख लोग और हैं, जिनको जल्द ही एसओजी बेनकाब करेगी और जल्द ही आने वाले दिनों में 7 से 8 और गिरफ्तारियां इसमें एसओजी द्वारा की जाएगी और कुछ और चौंकाने वाले खुलासे इसमें होंगे। 7 से 8 और एक आखिरी सवाल धीरज आपसे, 7 से 8 लोग की और संभावना है क्या? इस तरह की कोई संभावना है कि ये लोग भी आरपीएससी से जुड़े हुए हों? इस तरह का कोई इंडिकेशन मिला? जिस तरह से आरपीएससी से 3 जनों को पकड़ा गया है, एक उनके सदस्य हैं, एक चालक है और साथ ही जो सदस्य है उनका भांजा है उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरपीएससी के भी 5 से 6 लोग ऐसे हैं जिनको डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है और उनका अगर रोल सामने आता है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं जब हमने एडीजी अशोक राठौड़ से पूछा कि क्या इसमें आरपीएससी के और कोई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि अभी हमारी जांच जारी है और निश्चित रूप से अगर किसी का रोल सामने आता है तो उसी बीच में गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी के लिए। विनय, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रिमांड पर लिया है, 10 दिन के कोर्ट में पेशी हुई और पेशी के बाद 10 दिन के रिमांड पर। अब रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ की जाएगी और संभावना जताई जा रही है कि कोई बड़ा खुलासा
और हो सकता है 7 से 8 नाम और सामने आ सकते हैं। बिग 3 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बेधड़क अंदाज, बेधड़क खबरें।